Hello friends, so today's our topic for discussion is limitations of Mendeleev's periodic table. So we are discussing part 6 of our lecture series. So let's start the topic. Previously we actually studied achievements of Mendeleev's periodic table. Now today we are seeing limitations. So if you see in the limitations, there are total 6 limitations of Mendeleev's periodic table. First limitation is anomalous position of hydrogen. So hydrogen was placed which looks like मतलब ये कहीं और भी किसी और ग्रुप में भी हो सकता है हाइड्रोजन. तो ये इसका पोजीशन क्या था? एनामलस था, मतलब कंफ्यूजिंग था थोड़ा. और पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या है वो हम देखेंगे जब हम स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल. फिर और सिर्फ पोजीशन सिर्फ एनामलस पोजीशन हाइड्रोजन का ही नहीं था, इवन एमएलएस पोजीशन किसका था? सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स में. मतलब या तो उनका प्रॉपर्टी सेम था और अलग अलग ग्रुप में रखे हुए थे, नहीं तो उनको सेम ही ग्रुप में रखा है लेकिन उनका प्रॉपर्टी अलग अलग है. तो उनका पोजीशन भी बहुत कंफ्यूजिंग था. और दूसरा, नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन सब ग्रुप. और कुछ तो ऐसा ग्रुप था, सब ग्रुप था, आपने देखा है उसमें दो ग्रुप रहते हैं, ए और बी, सब ग्रुप. ये है फर्स्ट ग्रुप लेकिन इसमें ए और बी है, और ये ए में है और इनका बी का प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है. तो ये भी एक बहुत बड़ा नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सब ग्रुप्स. और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स हम देखेंगे, मतलब डिफरेंट ग्रुप है लेकिन एलिमेंट एक सिमिलर है. तो अभी उनको इस तरह रखा है, कहीं उसको दूसरे ग्रुप में, लेकिन उनकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है जबकि उन दोनों को एक ही ग्रुप में होना चाहिए था. तो वैसा भी कंफ्यूजन हुआ है. और अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, क्योंकि न्यू एलिमेंट्स इन्होंने मास के ऊपर डिवाइड किया था, एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड किया था, लेकिन ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल था क्योंकि ऐसा नहीं था अभी इसका मास 1 था, फिर दूसरे का मास 3 है, फिर 5 है, या कितना भी इसके बीच में आ सकता था, इसके बीच में कितना भी आ सकता था. बहुत अनप्रिडिक्ट. और खासकर जब हैवियर एलिमेंट्स थे तो उनमें ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया था. तो क्या है हमारा पहला जो लिमिटेशन था? एनोमैलस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, anomalous position of some pair of elements, no resemblance of elements within group, different groups of similar elements, uncertainty in prediction of new elements. तो अभी हम इसको एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला है बेटा लिमिटेशंस. हमारा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहला लिमिटेशन है एनामलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पहले तो हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन का पोजीशन उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा क्यों था, और जो मेंडलीव ने जब रखा था वो सही थे. क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओनली शेल. उनका एक ही शेल है, के शेल. उनका एक ही शेल है, के शेल हाइड्रोजन का. उसमें कितना था इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन था. और बोलते हैं अल्कली मेटल्स आल्सो हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव आटोमिक शेल. जैसे अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे 1 है, उसका मास भी 1 है, और उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दें तो 1 है. मतलब जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन. वैसे अगर आप फिर उसके नीचे जो एक और उसी ग्रुप में सोडियम भी आता है, Na आता है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसका एटॉमिक मास 23 है. उसका भी अगर आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है, 2 8 फिर 1, मतलब इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये तो पहली बात थी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक दोनों का जो इसी ग्रुप में थे अल्कली मेटल, दोनों का आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन था. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल. ये पहले आप समझ लीजिए. और देयरफॉर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कली मेटल्स. कॉमन सेंस था क्योंकि उनका एक ही शेल था इलेक्ट्रॉन में. जैसे अगर आप ये न्यूक्लियस ले लेंगे हाइड्रोजन का, और उसका एक ही शेल था जिसमें बाहर उसका एक ही इलेक्ट्रॉन था. ये था अपना हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का हम बना रहे. फिर अगर आप देखेंगे सोडियम का अगर आप देखेंगे, सोडियम का अगर हम देखेंगे तो समझ लो ये न्यूक्लियस है, तो उसके जो दूसरा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. फिर उसका जो तीसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है. और जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, सेम जैसे हाइड्रोजन का है. ये हमने अभी सोडियम का बनाया. तो दोनों में सिमिलैरिटी बहुत था.
हाइड्रोजन में भी एक था, और जो उसके बाकी अल्कली मेटल्स थे Na, और उसके नीचे जैसे उसके नीचे Li भी है, फिर उसके नीचे Ni है, Na है, तो ऐसे फिर रुबिडियम है, सीशियम है, तो उसका भी सेम ही था, उनके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, इसीलिए जो हाइड्रोजन को जो उन्होंने प्लेस किया था फर्स्ट ग्रुप में मेंडलीव ने, वो बराबर था। सो दस हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग विथ अल्कली ऑफ 1A ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो मैच करता था उसके साथ उनके ग्रुप का। जैसे आप अगर देखेंगे, जो ये इन्होंने यहाँ अल्कली मेथड, ये ग्रुप 1 है और ये उसका A है, दो पार्ट्स है ना इसके, A और B। तो ये इन्होंने इसमें क्यों रखा, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 था, और बाकी लिथियम का वैलेंसी अगर देखेंगे उसका भी 1 था, मतलब इसका भी 1 है वैलेंसी, इसका भी आउटर मोस्ट वैलेंसी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सबका 1 है, इसलिए इनका प्रॉपर्टी तो मैच करेगा ही। इसलिए उन्होंने इसको प्लेस किधर किया था, ग्रुप 1 के A में ग्रुप किया था। ये उसका कहने का मतलब है। तो मतलब 10 हाइड्रोजन कैन बी प्लेस अलॉन्ग विद द अल्कली मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसलिए मेंडलीव ने इसको ग्रुप 1A के सब ग्रुप में A में रखा था। लेकिन कंफ्यूजन किधर होता है, अभी हम कंफ्यूजन की तरफ जाएंगे। एज स्टेटेड अब हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओनली शेल, जो हमने देखा उसका एक ही शेल है, K शेल, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। In other words, it has 1 electron less than the nearest noble gas helium, which has 2 electrons. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, वो क्लोजेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो उसका, या तो डिप्लेट कंप्लीट हो उसका, नहीं तो ऑक्टेट, दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मानी जाती है। तो हमको मालूम है हाइड्रोजन का एक ही है, एक ही उसका आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मतलब उसका वो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कैसे हो जाएगा, मतलब वो नोबल, उसको हीलियम का वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। मतलब इन शॉर्ट, जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये स्टेबल बन जाता है, या तो इसका नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। यही इसका मतलब है बेसिकली। अभी देखो जो हेलोजन्स है ऑन द अदर हैंड, दे हैव उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स, उनको कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल, उनके 7 है। इन अदर वर्ड्स लाइक हाइड्रोजन, हेलोजन्स ऑल्सो हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस इन देयर रेस्पेक्टिव नियरेस्ट नोबल गैस विच इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझे आप मेरी बात। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे जो हमारा हेलोजन फैमिली है, ये भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। बेसिकली कंप्लीट, इनका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट से होगा कंप्लीट, और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो मतलब क्या है इसका, हेलोजन्स ऑन अदर एंड हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल। फिर इन अदर वर्ड्स लाइक हाइड्रोजन, हेलोजन्स आल्सो हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन देयर रेस्पेक्टिव नोबल गैस। देयरफॉर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ हेलोजन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए जैसे हेलोजन्स हैं, ये हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फ्लोरीन हमेशा F2 में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन हमेशा C2 में एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही अगर आप देखेंगे जो हाइड्रोजन है, ये भी कभी अकेला नहीं होता है, हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करता है, H2। तो सिमिलरली लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइंस विद अल्कली मेटल्स। ये उसका फिर ये तो ये प्रॉपर्टी हो गया कि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि ये डायटोमिक है, दोनों डायटोमिक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया सेम। फिर तीसरा प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइन विद अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, और नॉन मेटल्स के साथ वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ये भी इनका सेम है। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन और सोडियम का रिएक्शन, सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 पॉजिटिव हो जाता है, जबकि जो हाइड्रोजन है ये एक वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए H- हो जाता है। ये सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप अभी उसकी हेलोजन देखोगे, क्लोरीन,
तो क्लोरीन भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन करता है। क्लोरीन भी, क्योंकि क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्लोरीन जैसे हम वापस अगर आप सोडियम ले लेंगे और फिर क्लोरीन ले लेंगे, तो क्लोरीन की टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और ये एक लूज करेगा सोडियम, तो ऑटोमेटिकली सेम वापस इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी सेम प्रॉपर्टी फॉर्मूला रिजेंबल करता है जो हाइड्रोजन कर रहा है। लेकिन क्लोरीन क्या हैलोजन है, और हाइड्रोजन को ग्रुप किस में रखा हुआ है, ग्रुप 1 में रखा हुआ है। जबकि अगर आप देखेंगे क्लोरीन को ग्रुप 7 में रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से इतना सारा प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं इनका, मतलब हाइड्रोजन को तो फिर हेलोजन की सीरीज में होना चाहिए था, हाइड्रोजन को इसमें होना चाहिए था। इसमें क्यों है वो हमने समझा, लेकिन इसमें क्यों है भी हम वो देख रहे हैं, क्योंकि कितनी सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। अगर आप देखेंगे उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है शेल में, वो भी डायटोमिक है, और वो भी आयनिक कंपाउंड बनाता है जब वो अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, और वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जब वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन भी सेम चीजें कर रहा है, जो हेलोजन्स कर रहे हैं। तो मतलब उसको तो इस ग्रुप में भी होना चाहिए था और इस ग्रुप में भी है, इसलिए क्या क्रिएट हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। So in other words, position of hydrogen in the periodic table is controversial. No fixed position can be assigned to hydrogen in periodic table. Even then, place of hydrogen along with the alkali metal seems to be more appropriate because it's the first element in the periodic table and has lowest atomic mass. सिर्फ इस रीजन की वजह से उसको फर्स्ट में ही रखा जाता है। अगर आज भी आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बेशक उसके प्रॉपर्टीज हेलोजन्स के साथ मिलती है, लेकिन फिर भी उसको कहाँ रखा जाता है, इधर ही, क्योंकि उसका एटॉमिक मास सबसे कम है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसकी पोजीशन इधर भी आ सकती थी, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो दैट इज द रीजन, वो भी एक लिमिटेशन था मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। और दूसरा उसके बाद है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अभी हम आइसोटोप्स क्या है, बेसिकली आइसोटोप्स अगर देखा जाए तो आइसोटोप वो डिस्कवर लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इनका मास सिर्फ अलग है, लेकिन इनका जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन को लीजिए, हाइड्रोजन एक H11 है, फिर H2 है, फिर 1,3 है। ये तीनों आइसोटोप है हाइड्रोजन के। देखो एटॉमिक जो नंबर है ये सेम है, लेकिन मास इधर इंक्रीज हो रहा है, मास बढ़ रहा है। इसका 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, समझ रहे हैं आप अभी। लेकिन इसमें फर्क क्या है इन सब हाइड्रोजन्स में? आप बोलेंगे सर इसमें क्या फर्क है, इसका क्यों मास बढ़ गया, इसका क्यों कम हो गया? तो हमको समझ गया पहले क्या, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। इतना समझ गया आपको बच्चों? अभी इसका ये मास बढ़ा कैसे? अगर आप देखेंगे H1H जो है जिसका मास 1 है, इसमें इसके प्रोटॉन, इसमें एक ही प्रोटॉन है और इसका न्यूट्रॉन 0 है। पहले आप इतना समझ लीजिए कितना 0 है। और जो ये वाला है इसमें इसका प्रोटॉन तो एक है ही, लेकिन इसमें इसका एक न्यूट्रॉन भी है। और तीसरे वाले में इसमें एक प्रोटॉन तो है ही, लेकिन इसका न्यूट्रॉन 2 है। इसलिए और अगर आपको पता है जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एटॉमिक मास अगर देखा जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास है। इसलिए क्या हुआ, हाइड्रोजन के मास अलग अलग हो गए। तो इसलिए H1H1 को आपने प्रोटियम बोल दिया, 1H2 को आपने ड्यूटेरियम बोल दिया, और 1H3 को आपने ट्राइटियम बोल दिया। तो आइसोटोप्स क्या है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन बिकॉज न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं इसमें और इसमें, इसलिए उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास तो चेंज हो जाता है, लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है। अभी इससे कंफ्यूजन किधर क्रिएट होता है, और भी बहुत सारे मेटल है। जैसे फिर आप देखेंगे कि कार्बन है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, उसका क्या एटॉम है, सबका तो एटॉमिक मास 6 ही है, लेकिन ये क्या होता है 6 12, फिर 6 13, फिर 6 14। इधर भी क्या हो रहा है बेटा, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें 6 हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें 7 हैं। इसके 8 न्यूट्रॉन हो गए, इसलिए उनका एटॉमिक मास बढ़ गया। लेकिन बेटा प्रॉपर्टीज क्या है, इनका भी सेम है। और वैसे ही क्लोरीन का भी अगर आप देखेंगे बेटा, क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अभी इसमें कितना उसका मास है, तो इसमें उसका मास है 35,
मतलब अगर आप देखेंगे उसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें, अगर लिखा जाए तो इसका अगर आप 35 ले लेंगे एटॉमिक मास और इस क्लोरीन का आपने 37 ले लिया, मतलब इसमें उसका प्रोटॉन तो सेम है 17, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन 18 है और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 20 है। तो न्यूट्रॉन के बढ़ने की वजह से इनका क्या हो जाता है बेटा, इनका मास बढ़ जाता है। तो ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप अभी पोजीशन कंफ्यूजन क्यों हुआ इसकी वजह से, क्योंकि सिंस द मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, समझे कि नहीं, और मासेस की वजह से रखा है, हैव सेम एटॉमिक मास, देयरफॉर दे शुड बी प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अभी आपने क्या देखा, मास जिसका अलग अलग है वो अलग अलग पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है, लेकिन आइसोटोप का क्या है, मास अलग है लेकिन इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्योंकि अगर इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो ये तो एक ही ग्रुप में आने चाहिए ना, लेकिन एक ग्रुप में आएंगे नहीं ये अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे। मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। तो इसलिए हैविंग सेम केमिकल प्रोडक्ट देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन सेम पोजीशन पीरियोडिक टेबल, दस द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एनामलस। इन अदर वर्ड्स आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स possess a challenge in Mendeleev's periodic rule. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होप आपको समझ आया। आप वापस इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, कहीं समझ नहीं आ रहा है। आज हम 2 ही डिस्कस करेंगे, बाद में नेक्स्ट लेक्चर बाकी करेंगे। अब कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।